Assalamualaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions। तो लास्ट हमने वीडियो में 2022 का पेपर डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, और आज के पेपर में हम 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस बात पे जोर दिया था कि आप लोग एमसीक्यूज का सेक्शन, जो कि सेक्शन ए है, जिनमें बच्चे नेग्लिजेंस दिखाते हैं, थोड़ी सुस्ती दिखाते हैं, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और काफी मेजर पार्ट होता है। उधर नंबर्स अच्छे गेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छी परसेंटेज लेनी है तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन ए ही करेंगे 2021 के पेपर का। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एमसीक्यूज पे बेस्ड है, और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, और जहां जहां एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होंगी, जहां जहां मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, वो आपको करके दिखाया जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, आप ये देख सकते हैं 2021 का सिलेबस। अच्छा, कंडेंस सिलेबस था ये, क्योंकि तो इसमें एमसीक्यूज का जो पार्ट आया था 42 मार्क्स का आया था, तो 42 मार्क्स में 42 एमसीक्यूज आए थे, इसका मतलब है तो वो बहुत बड़ा पार्ट था। और इन 42 एमसीक्यूज को अगर आप ठीक तरह से करते हैं तो आपकी काफी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी एमसीक्यूज के हवाले से। जो आगे आने वाला पेपर है वो एमसीक्यूज का सेक्शन आपका काफी अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। तो पहला एमसीक्यूज है हमारा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर पूछा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt स्क्वायर इनवर्स, और इसी तरह एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है एरिया, और ये mlt फोर्स, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एम फॉर मास, और ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके स्क्वायर से इसका ये पूरा एल कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एम टी स्क्वायर एस इनवर्स ऐसे ही लिखा गया ऊपर, और नीचे हमारे पास एल बचा, जो कि रिटर्न ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, ये आंसर एम एल इनवर्स टी स्क्वायर इनवर्स। इसी तरह सेकंड देखते हैं, टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg, the force applied on the second body should be। अगर दो बॉडीज है हमारे पास, एक का मास है 10 kg, दूसरे का है 20 kg, तो अगर सेम एक्सेलरेशन दोनों में प्रोड्यूस करनी है तो कितनी फोर्स 10 kg वाले मास से ज्यादा लगानी पड़ेगी 20 kg वाले मास पे। इसको समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि अगर आप किसी लाइट बंदे को, जिसका वेट कम है, उसको पुश कर रहे हैं, तो उसको पुश कराने में आपकी जो फोर्स लगेगी, और उससे डबल वेट के बंदे को पुश कराने में वो फोर्स लगेगी, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, आपको फोर्स भी डबल लगानी होगी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो फॉर्मूला क्योंकि हमें पता है F इक्वल्स टू एम है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, तो जब आप M डबल कर रहे हैं तो फोर्स भी आपकी ऑटोमेटिकली डबल होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ डबल्ड। यहाँ मैंने टिक नहीं लगाया हुआ, बट यहाँ लिखा हुआ है F शुड बी डबल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इट्स स्पीड विल बी। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और स्पीड मालूम करने को कह रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आई होप सॉल्व करने से पहले आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो स्पीड है, वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है, तो v इक्वल्स टू 360 अपॉन 5 विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय अ कार गोइंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स टू स्टॉप इफ इट डी एक्सिलरेट्स एट 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो और उसकी डी एक्सिलरेशन हो रही है, मतलब एक्सिलरेशन के रिवर्स ब्रेकिंग उस पर अप्लाई हो रही है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। तो उसको चेक करते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा।
हमें पता है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि लास्टली हमें बोला गया है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, तो वी एफ हमारी हो गई 0 और वी आई हो गई 30, जो कि फॉर्मूले में जब पुट हुई तो -30 हो गई। अच्छा, इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सेट कर लिया टी के हिसाब से, क्योंकि हमें टी निकालना है टाइम पीरियड। यहाँ वैल्यूज हमने पुट की। ओके, अच्छा ये -7 की वैल्यू ली है क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से उलट। एक्सेलरेशन होती तो पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव हुआ है क्योंकि डी एक्सेलरेट किया हमने उसको। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई टी की वो आ गई -30 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास 4.2 वैल्यू आई, जो कि इसके सबसे क्लोज आंसर है। 4 सेकेंड हमें दिया हुआ है, तो 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास फॉलिंग फ्रीली विल बी। 1 kg मास है एक बॉडी का, और उस पर कितनी फोर्स लगेगी अगर वो फ्री फॉल में है? तो F इक्वल्स टू एम जी, एम की जगह 1 पुट किया, जी 9.8, तो एफ बी इक्वल हो गई 9.8 के, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, इट्स एक्सेलरेशन इज। राउंड अ कर्व बोल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ होगी अप्लाई वो है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटीप्रीटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ वैल्यूज जैसे हमने पुट की, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमें 20 गिवन थी, अपॉन आर, तो हमारे पास 400 अपॉन 100, जो कि इक्वल हो गई 4 के, तो हमारा करेक्ट आंसर इज 4। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं। ये सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। A 400 Newton force acting perpendicularly to an object at the distance of 200 centimeter from the axis of rotation. The moment of force generated is, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले तो उसके लिए समझना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अगर आपको ये चीज पता होगी तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल होता है आर इंटू एफ के, मोमेंट आर्म इंटू फोर्स के। तो यहाँ जो वैल्यूज हमें गिवन है, आर की 200, आर सॉरी आर इज फॉर डिस्टेंस हेयर, तो आर यहाँ हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सबसे पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया इसको, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाली, 800 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1% व्हाइल इट्स मास रिमेन सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। अच्छा, इसके लिए हमें पहले रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, कम होना। तो 1% कम हो रहा है अर्थ का रेडियस, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, या हाफ हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज। कैसे? आप अगर इसको और से देखें तो G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। अच्छा, आप अगर इस पे गौर करें तो ये इनवर्स रिलेशन है आपस में, जी और आर ई आपस में इनवर्स रिलेशन में। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, और दूसरे की बढ़ेगी तो पहले की कम होगी। तो यहाँ आर ई की वैल्यू क्योंकि कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, इस तरह। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट और ये टेक्निक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ज्यादातर एमसीक्यूज इसी कॉन्सेप्ट के जरिए होंगे। आपको फॉर्मूलाज एक तो याद होने चाहिए, और उसके बाद रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, ताकि एक की वैल्यू अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो आप उसके हिसाब से दूसरे का रिजल्ट निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस वैक्यूम। क्योंकि आपको पता है कि साउंड को चाहिए होता है कोई मीडियम, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। तो क्योंकि जो वैक्यूम होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो 0 है यहाँ इसका स्पीड।
A simple pendulum is performing SHM with time period t. If its length is double, the new time period will be. इस तरह के आपको बहुत MCQs मिलेंगे कि लेंथ डबल हो गई तो न्यू टाइम पीरियड क्या होगा. तो सबसे पहले अगेन इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. तो लेंथ से जो इसका रिलेशन है टाइम पीरियड का वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी अंडर रूट ऑफ लेंथ. तो यहाँ जस्ट हम क्या करेंगे, अंडर रूट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें यहाँ दी हुई है. लेंथ इज डबल, डबल मतलब 2 हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी. तो हम अगर अंडर रूट 2 निकालें तो हमारे पास 1.414 बनता है. तो इसका राइट आंसर है 1.414 t. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज रियल एंड मैग्निफाइड. रियल और मैग्निफाइड इमेज बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. सिंपल कॉन्सेप्ट है बेसिक. माइक्रोस्कोप का काम यही होता है कि वो मैग्नीफाई करता है. कोई जो भी चीज हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें मैग्नीफाइड दिखती है. तो ये डिमिनिश्ड वाली तो पहली ऑप्शन रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे. दूसरी बात यहाँ वर्चुअल है. वर्चुअल मतलब कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उस तरह की इमेज नहीं दिख रही, डिफरेंट इमेज दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, तो वो वर्चुअल कहलाएगी. लेकिन हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रियल इमेज दिखती है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट एनी डेविएशन इज कॉल्ड पोल. वो पॉइंट एक लेंस में जिससे जब लाइट रे पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आती उनके एंगल्स में. इस तरह इसको देखते हैं, समझते हैं इसको. ये देखें, अगर इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से पास हो रही है तो इसमें ये डेविएशन आ रही है इस रे में, और ये नीचे वाले को भी आप ऑब्जर्व करें तो इसमें भी डेविएशन आ रही है. लेकिन ये जो पॉइंट है पी, जो कि पोल जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक सेंटर होता है लेंस का, उससे अगर पास हो रही है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आ रही, स्ट्रेट जा रही है. नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन इज कॉल्ड. अच्छा वर्क एनर्जी इक्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. A body is executing simple harmonic motion with amplitude A. Its potential energy is maximum when its displacement from mean position is. अच्छा maximum कब होगी पोटेंशियल एनर्जी? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए. कैसे? अच्छा इसका मिनिमम की भी कंडीशन समझ लें. हो सकता है कि एमसीक्यूज में अभी मैक्सिमम की कंडीशन दी हुई है, आगे मिनिमम की कंडीशन हो जाए. तो एट द मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज एट मिनिमम. मीन पोजीशन जब x इक्वल होगा 0 के तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी. और एज द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिस तरह मीन पोजीशन से दूर जाती रहेगी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी. अब सिंपल सी बात है कि एक बॉल आपने यहाँ रखी हुई है, अगर टेबल पर रखी हुई है, आप उसको, वो उसकी मीन पोजीशन है, आप उसको वहां से उठाना शुरू करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी जब आप उसकी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं. तो जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो वो वापस नीचे आएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई थी वो वर्क में आएगी, वो फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी. तो रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ए. तो ए है इसका करेक्ट आंसर. तो इसमें दो चीजें याद रखने की है. तो कि मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब x इक्वल टू 0 होगी, यानी कि मीन पोजीशन पे होगी. मीन पोजीशन के तौर पे भी दे सकते हैं एमसीक्यूज, x इक्वल टू 0 के तौर पे भी. और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब वो इक्वल होगी a के, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड a. अच्छा this is because at the maximum displacement the spring force is at its maximum and therefore the potential energy is also at its maximum. क्योंकि x इक्वल टू a पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट देखते हैं हम. An astronomical telescope when focused for infinity with focal length of objective is 60 centimeter and focal length of eyepiece is 3 centimeter. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मालूम करने को कह रहे हैं. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें दिया हुआ है. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला है, दोनों को ऐड कर देंगे हम, और 60 + 3 = 63. सिंपल.
नेक्स्ट है हमारे पास इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड, 2f से आगे रखा हो तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसको चेक करते हैं जरा। इस तरह 2f से अगर आगे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज कुछ इस तरह फॉर्म होगी, जो कि f और 2f के बिल्कुल बीच में होगी, दूसरी साइड पे। तो बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होती है, तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट विल बी जीरो, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस इट विल बी जीरो। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। फाइंड करते हैं। कैपिटल जी को इस फॉर्मूले के जरिए करते हैं, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हमने जस्ट जी को अकेला कर दिया, ये स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर, और m1 और m2 नीचे आके डिवाइड हो गया। अब इनकी डायमेंशन हमने पुट की, F की डायमेंशन पुट की, या आर स्क्वायर की पुट की, और m1 और m2 दोनों मैसेज हैं तो इसकी हमने m स्क्वायर पुट कर दी। तो जस्ट हमने कैंसिल आउट किया चीजों को, ये हो गया क्यूब, दोनों मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल होकर m इनवर्स बन गया, और ये बन गया t स्क्वायर इनवर्स। तो हमारा राइट आंसर है m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स। इसको इस तरह पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंसर आपके सामने ही होता है। तो अगर आप जस्ट आइडिया भी लगाएं कि अगर इस फॉर्मूले में आप देखें तो एल क्यूब वाला आप अगर यहाँ चेक करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप सिर्फ इस आइडिया से भी इस तक पहुंच सकते थे कि जब हम यहाँ तक करेंगे इसको एफ और आर तक, तो एल स्क्वायर हो गया, यहाँ एक एल है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एल क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है एल क्यूब का, तो जस्ट आप इसी को टिक कर दें, पूरा इसको करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन, रेडियन से हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 अपॉन पाई। तो आप इसको कैलकुलेटर में डालें तो 57.3 बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स दिए हुए आई जे के, और कह रहे हैं कि के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा 1 के। अच्छा, ये कंडीशंस हमने की थी हमारे लेक्चर में, काफी डिटेल में समझाई थी यूनिट वेक्टर्स के और इनके जो ये फंक्शंस ऑपरेशंस होते हैं। A weightlifter consumes 500 joules of energy to lift a load in 2 seconds. The power consumed is, पावर इक्वल होती है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो वर्क डन अपॉन टाइम, हमें वर्क डन दिया हुआ 500, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, हमारी पावर आ गई 250 वॉट। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो, इतना टाइम हार्डली इसमें करने में 10 सेकंड लगेंगे, एक एमसीक्यूज करने में, इतने सिंपल एमसीक्यूज। अच्छा, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ब्रैग्स लॉ। कौन सी इक्वेशन है ब्रैग्स लॉ की, अगर आपको इक्वेशन पता होगी तो m लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये ज्यादातर थ्योरी के हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वेव्स का, वो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के। और आप इस जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आई होप आपने समझा हुआ होगा, तो हो सकता है कि इसका भी इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन दी, डिस्ट्रक्टिव की पूछ लें नेक्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट में बोला बोथ किलोवाट आर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट्स ऑफ, किलोवाट आर भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है एनर्जी के। अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। इसको करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। जी 9.8 है, साइन थीटा हमारा साइन 30 हो गया 0.5 के, तो हमारा फाइनल आंसर 4.9 बन गया। अच्छा, अगेन इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी। सिंपल पेंडुलम का मास अगर डबल होता है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पढ़ना चाहिए फर्क। अच्छा, इसकी कंडीशन आप देखें अगर, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यहाँ मास का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है, कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो ये रिमेन सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर।
सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये हमें वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका 15 यूनिट्स व्हेन इट फॉर्म्स एन एंगल, और उसका एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसका y कंपोनेंट पूछ रहे हैं। y कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास 15 है, साइन 50 लिखा हमने और इसको निकाल लिया हमने, जस्ट कैलकुलेट किया तो हमारे पास 11.49 आ रहा है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 11.5। करेक्ट आंसर इज 11.5। The fringe spacing in Young's double slit experiment is, Young double slit experiment में fringe spacing का formula L lambda upon D। अगेन डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि 42 एमसीक्यूज ऑब्वियसली बनाने थे तो उन्होंने हर जगह से ही पिक करने थे काफी सारे डायमेंशन से, और दूसरे चैप्टर से भी काफी सारे एमसीक्यूज लिए। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर इंटू पी, या आर लेंथ, आर का जो हमारा वो बना डायमेंशन वो एल, और पी का हमारा मोमेंटम का बना एम एल अपॉन टी। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई होकर ये टी ऊपर आके टी इनवर्स बन गया। ये मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंटिंग है यहाँ, ये टिक हुआ है लेकिन ये टी 4 मतलब -4 लिखी हुई है टी की पावर, लेकिन टी इनवर्स होना चाहिए था ये जस्ट। तो करेक्ट आंसर ये है, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है आई गेस। सो इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज टू बी हाफ, स्पीड हाफ हो गई तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं और रिलेशन लिखें बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ स्पीड क्योंकि हाफ हो गई, हाफ मतलब 1/2, तो 1/2 लिख दिया हमने। जब इसका स्क्वायर किया हमने, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन था, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई, 1/4 हो गई। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो सिंपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है, एक ये कि रिस्टोरिंग फोर्स हो और दूसरा पीरियडिक मोशन हो। तो बाकी तीनों, उसमें तीनों एग्जांपल्स में, मोशन ऑफ स्ट्रिंग में भी, द मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ टर्निंग फॉर्क में भी, इनमें रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है और पीरियडिक मोशन भी। जबकि व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल में पीरियडिक मोशन तो फिर भी कुछ बार कुछ एग्जांपल्स में आ जाता है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसमें नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द मोशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर 4000। इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट पूछा है। ये सिंपल एमसीक्यूज के तौर पे भी आप समझ लें इसको, हो सकता है कि शॉर्ट में भी आ जाए। तो इसका ये ऑप्शंस है और इसको करने का सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला D = 1/n। तो हमें निकालना एक्चुअली n है ग्रेटिंग एलिमेंट, तो 1/d हमने ले लिया जो कि इक्वल हो गया 1/4000 के, जो कि 10 की पावर में 2.5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ f इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ f और d की वैल्यू दी हुई है और वर्क डन पूछ रहे हैं, क्योंकि वर्क डन इक्वल होता है f इंटू डी के। अच्छा, एक चीज देखेंगे, यहाँ जो यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक जगह i दिया हुआ है, दूसरी जगह j दिया हुआ है। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है 0 के। तो ये पूरी टर्म 0 के ही इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, f इंटू डी हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G वाज फर्स्ट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय। इसका करेक्ट आंसर है कैवेंडिश। कैवेंडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैल्यू ऑफ G फर्स्ट डिटरमाइन की थी। अच्छा, द ओशन टाइड्स, जो लहरें होती हैं ओशन की, समंदर की, वो किस तरह बनती हैं। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, या फिर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से, या फिर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से, या लास्ट ऑप्शन है सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसका करेक्ट आंसर यही है लास्ट वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ सन एंड मून। इफ F be the limiting friction and R is the normal reaction, then coefficient of static friction mu is, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, mu = F/R।
अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये FO डिवाइडेड बाय FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। A body will be in complete equilibrium। अच्छा, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है या फिर आई डोंट नो, थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं यहाँ, बट मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, सेकंड नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होगी जब उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी इक्विलिब्रियम की। The work done by the force of 10 Newton applied to the direction of motion up to 20 meter is, वर्क डन पूछ रहा है, फोर्स दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो F इंटू डी, 20 इंटू 10 करेंगे हम तो 200 आ गया। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज JS। अच्छा, JS मतलब जूल सेकंड। तो ये थे 42 MCQs। 42 MCQs का मतलब है आपका ऑलमोस्ट 50% पेपर। तो नहीं, 50% से भी ज्यादा, बल्कि क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर होता है, 75 या 85 मार्क्स का पेपर होता है, तो 50% से भी ज्यादा ही बन गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट था ये सेक्शन ए, और इसको कंप्लीट करना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मार्क्स लेने के हवाले से बल्कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना सिर्फ एमसीक्यूज में मार्क्स दिलवाएगा बल्कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस सेक्शन ए को भरपूर तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी, फिर हम 2020 में, क्योंकि पेपर हुआ नहीं था, तो 2019 के पेपर पे आएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर हम अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसके आंसर आपको कर दिए जाएगा। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेटेड रहें हर नई आने वाली वीडियो से आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।